सभी को भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। सारे लोग कैसे हैं? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का वेलकम करता हूँ अब मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडू सर पर। और यह मेरा नाम है नागेश श्रीवास्तव। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब एडू सर। इस पर आप लोगों को बहुत एनसीईआरटी के हिस्ट्री के आप लोग को चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। सारे चैप्टर जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री के हैं क्लास 10th का, वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका बहुत सारे इसमें क्विज़ेस हैं इस चैनल पर, जिसको कि आप खेल सकते हैं। ये सारे चैनल्स हैं आपको, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक में शेयर करिए, जिससे कि उन सब का भला हो। तो ये एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, चाहे आपका एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड के लिए हो, 9th स्टैंडर्ड के लिए हो, ये सभी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को गो थ्रू करें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपको कॉम्पिटिटिव हो या आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, है ना, उस सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो ये आप मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए, सभी को जय हिंद है, फिर से भारत माता की जय। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ, पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 एनसीईआरटी। और पहला चैप्टर है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, है ना। तो आज हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 एनसीईआरटी का, और समझने का प्रयास करेंगे लाइन बाय लाइन, इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में समझेंगे और कोशिश करेंगे समझ करके, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले एक एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का अपने सामने रखिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी सामने होना चाहिए। पेन हो, पेंसिल हो, उसको भी रख लीजिए और समझने का प्रयास करते हैं पूरे चैप्टर को कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। अगर आप मेरे वीडियो को और आपने देख लिया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये चैप्टर बहुत ही सहज तरीके से, बहुत आराम से आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो चैप्टर आपके अपीयर कर रहा है। तो आज हम लोग पावर शेयरिंग देख रहे हैं, पहला चैप्टर। आइए चलते हैं। पावर शेयरिंग, देखो, पावर शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम पावर शेयर नहीं करके चलेंगे, अगर सरकारें पावर शेयरिंग नहीं करेंगी, तो वहाँ पर बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जन्म लेते हैं। तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है, ये हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। 2 एग्जाम्पल है, श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल है, उससे पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्ट्स हैं बहुत सारे, तो उनको देखते चलेंगे। चलिए, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी रहे। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका, इसकी बात करें तो बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। अगर आप बेल्जियम की स्थिति देखेंगे तो बेल्जियम, यूरोप का मैप देखिए, बेल्जियम इन यूरोप। आप पहले यूरोप में बेल्जियम को देखिए, कहाँ पे है इनका स्थिति। एक बहुत छोटा सा कंट्री बन करके आपको दिखेगा, छोटा सा कंट्री दिखेगा पूरे यूरोप भर में। ये देखिए, बेल्जियम का जो स्थिति है पूरे यूरोप भर में, देखो यूरोप भर में बेल्जियम की स्थिति कहाँ है, बहुत छोटे से, है ना, बहुत छोटा सा बेल्जियम एक कंट्री है यहाँ पर। तो एक बहुत छोटा सा कंट्री है, तो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। इसका ये एरिया है स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा से भी छोटा है बेल्जियम। इसकी बॉर्डर्स किससे किससे लगती है, देखो, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है ना। आप देखोगे, जब आपके इसके बॉर्डर्स देखोगे, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अब इसको देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। जर्मनी है, ये देखिए, इसके इस साइड में देखिए, ऊपर आप नीदरलैंड्स देख पा रहे होंगे, ईस्टर्न साइड में देखो जर्मनी नज़र आ रहा होगा। फिर आपको ऑलमोस्ट सदर्न और साउथ वेस्ट जो है फ्रांस है, लग्जमबर्ग है। तो इस तरह से इनके चारों तरफ ये सारे कंट्रीज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो आप देखिए, फ्रांस, नीदरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है।
अच्छा, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, मतलब कुछ 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। ये 1 करोड़ जो पॉपुलेशन है ये हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है। सोचिए कि हरियाणा में आपको डबल मतलब 2 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, उससे आधा ही 1 करोड़ के लमसम आपका पॉपुलेशन बेल्जियम में है। इंडियंस हैं भी बहुत मेहनती, और एक ऑस्ट्रेलिया हर साल पैदा करते हैं, तो हैं भी इंडियंस बहुत मेहनती पॉपुलेशन बढ़ाने में। द एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक का मतलब होता है जातीय समूह। वहाँ पे कौन कौन सी ग्रुप रहती हैं जो कल्चरली एक हो या लिंग्विस्टिक तौर पे एक हो, जातीय समूह। तो द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। देखिएगा अगर बेल्जियम का तो एथनिक कॉम्प्लेक्स है, जो वहाँ भाषा के आधार पे जो लोग रहते हैं वो बड़ा मिला जुला है बहुत। कैसे? कंट्री का पूरा पॉपुलेशन में बहुत मिला जुला है। अगर आप कंट्री के टोटल पॉपुलेशन देखें तो 59% जो लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन स्पीक्स डच लैंग्वेज। अगर हम लोग देखें फ्लेमिश रीजन को देखें, जहाँ पे डच लैंग्वेज 59% पॉपुलेशन बोलती है। ध्यान देना, फ्लेमिश रीजन, ये क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड में आता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकर्स की मेजॉरिटी है, 59% है, ठीक है। तो 59% है कंट्री में, टोटल पॉपुलेशन में 59% डच लैंग्वेज वाले सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अनदर 40% जो पीपल हैं जो वलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना। ये दो तो बनाया हुआ है अलग अलग, फ्लेमिश अलग है, वलोनिया अलग है, ये भाषा के आधार पर रीजन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वलोनिया रीजन में कौन से स्पीकर ज़्यादा हैं? फ्रेंच। ध्यान रखना, फ्लेमिश रीजन में आपको डच लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा हैं, है ना, और जो आपको 40% है वो वलोनिया रीजन में है जो कि फ्रेंच बोलते हैं, 59-40, और 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं। तो इस तरह से 100% होगी। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो पूरे कंट्री भर में कौन से स्पीकर सबसे ज़्यादा हुए? डच लैंग्वेज के स्पीकर सबसे ज़्यादा हों, क्योंकि वो 59% है, और 40% आपको फ्रेंच स्पीकर हैं, और 1% सिर्फ जर्मन है, ठीक है। चलिए दूसरी स्थिति देखिए उसी बेल्जियम में। कैपिटल सिटी जो ब्रसल्स है वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। कैपिटल सिटी यानी उस बेल्जियम में एक जो उनके इम्पॉर्टेंट शहर है, कैपिटल है वो राजधानी, वहाँ पर 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% मात्र डच बोलते हैं। तो उलट है, कंट्री भर में डच स्पीकर ज़्यादा है 59%, और लेकिन कैपिटल सिटी में मात्र वो 20% है। समझिएगा इस चीज़ को। और कंट्री भर में 40% है आपको फ्रेंच स्पीकर, लेकिन कैपिटल सिटी में वो 80% है, ठीक है। अच्छा, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अगर देखिए पूरे कंट्री भर में तो फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है, 40% है, ठीक है। वो ज़्यादा रिच भी हैं, अमीर भी हैं, और ज़्यादा ताकतवर भी हैं। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो ज़्यादा अमीर है, ताकतवर है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज़गी में रहते थे डच स्पीकिंग कम्युनिटी बेल्जियम में, क्योंकि उनको ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलता था, या एजुकेशन जो है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा बहुत बाद में जा कर के मिला, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट कैसे उठा पाओगे? तो कहीं ना कहीं फ्रेंचों से नाराज़ रहते थे डच वाले। चलिए आइए आगे देखते हैं। दिस लेड टू ए टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950-60s। इसीलिए 1950-1960 के दशक में बड़ा भारी टेंशन रहता था डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वर मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। अगर हम टेंशन की बात करें तो इन दोनों के बीच में ब्रसल्स जो कि कैपिटल सिटी था वहाँ पे और ज़्यादा दिखता था टेंशन। ब्रसल्स प्रेजेंट ए स्पेशल प्रॉब्लम द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी
इन द कैपिटल बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ब्रसल्स में हम ये टेंशन थोड़ा ज़्यादा देखते थे, क्योंकि डच जो स्पीकर्स थे वो कंट्री भर में तो ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, लेकिन जब कैपिटल सिटी ब्रसल्स की बात की जाए तो वहाँ पे ये माइनॉरिटी में थे, है ना। तो वो एक होता है ना, एक दूसरे पे डोमिनेट करना, मेजॉरिटेरियन पॉलिसी अपनाना। चलो दूसरा एक केस देखते हैं, इसको यहीं तक अभी रखते हैं बेल्जियम का, अभी आगे बेल्जियन मॉडल आएगा। दूसरी तरफ चलो श्रीलंका का कहानी देखते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में एक श्रीलंका है, कुछ ही किलोमीटर दूर है अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट, तमिलनाडु के साउदर्न दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यहाँ का पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, ये हरियाणा के ही बराबर इनका पॉपुलेशन है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। अगर साउथ एशिया रीजन जैसे बाकी साउथ एशिया के जो अदर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन का डाइवर्सिफाइड नेचर रहता है, उसी तरह श्रीलंका में भी तमाम अलग अलग डाइवर्सिफाइड नेचर के आपको लोग रहते हैं, मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, मतलब अलग अलग जातीय समूह के भी। चलो द मेजर सोशल ग्रुप जो है वो है सिन्हला स्पीकर पे ध्यान देना। तो मेजर सोशल ग्रुप्स जो हैं वो सिन्हला बोलते हैं, 74% के आसपास। और तमिल स्पीकर कितने हैं? सिर्फ 18%। अच्छा, वहाँ पे जो तमिल्स रहते हैं वो भी 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। जो तमिल नेटिव हैं, उस कंट्री के जो तमिल नेटिव्स हैं, यानी उसी कंट्री में जो रहते हैं तमिल्स, उन्हें बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स। ये देखिए, उन्हें बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स, जो कि मात्र 13% के आसपास है कंट्री में। और जो बाकी रेस्ट है, उनके 4 फादर्स जो है वो इंडिया से आए थे। 4 फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। यानी बाकी जो तमिल्स है, नेटिव तमिल्स के अलावा, श्रीलंकन तमिल्स के अलावा, वो इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के तौर पे आए थे, मतलब स्लेव्स की तरह इंडिया से उनको भेजा गया था प्लांटेशन में काम करने के लिए श्रीलंका में, तो उन्हें बोला जाता है इंडियन तमिल्स। चलो, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आप देखेंगे मैप में तो श्रीलंकन तमिल को देखिएगा तो ये कहाँ पे है मौजूद? श्रीलंकन तमिल्स, ध्यान रखना, नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में ये मौजूद है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये वाला हिस्सा। देखिए, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, यानी नॉर्थ और ईस्टर्न जो ये पार्ट वाला है, यहाँ पर आपको श्रीलंकन तमिल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जो मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, ज़्यादातर जो सिंहलीस बोलते हैं वो किस धर्म को मानते हैं? बुद्धिस्ट। और जो तमिल्स हैं वो उसमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं। 7% क्रिश्चियंस हैं, है ना, हु आर बोथ तमिल एंड 7% देश में क्रिश्चियंस हैं जो कि दोनों से बिलोंग करते हैं, तमिल भी बोलते हैं, तमिल में भी और सिंहलीज में भी जो 7% है क्रिश्चियंस। तो ये जो कंपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में। चलो, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। द डच कम्युनिटी कुड टेक हम लोग देखते हैं बेल्जियम में डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजॉरिटी and force its will on the French and the German speaking population। अगर हम मेजॉरिटेरियन पॉलिसी की बात करें डिसरिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ मेजॉरिटी, तो हम देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हो रहा है कि जो पूरे कंट्री भर में 59% है डच, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एडवांटेज ले रहे हैं अपने बहुसंख्यक होने का। यानी चूँकि मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? अधिक मात्रा में पूरे देश भर में वो अपनी विल को, यानी अपनी इच्छा को थोपते फ्रेंचों पर, जो भी फ्रेंच बोलते या जर्मन बोलते पॉपुलेशन, उसके ऊपर अपनी इच्छा को वो थोपते, ठीक है ना। मेजॉरिटेरियन यही होता है, मेजॉरिटी डिसरिगार्ड करता है द फीलिंग्स ऑफ माइनॉरिटी। अच्छा, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं टेंशन बिल्डअप होता है आपको डचों का फ्रेंचों के खिलाफ, जर्मन्स के खिलाफ।
दिस कुड लेड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि देश पार्टीशन की स्थिति में आ खड़ा होता है। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। दोनों साइड यानी डच और फ्रेंच दोनों आपको ब्रसल्स पर अधिकार के लिए एक दावा करते थे हमेशा। अच्छा, श्रीलंका की बात करें, द सिन्हला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। अगर श्रीलंका में देखें तो सिन्हला कम्युनिटी जो है, जो कि 74% है टोटल पॉपुलेशन का, वो और ज़्यादा इम्पोज करता अपना मेजॉरिटेरियन पॉलिसी यानी अपना विल वहाँ के बाकी माइनॉरिटीज़ के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा श्रीलंका में सिविल वॉर चला है, गृह युद्ध, और LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसके लीडर उस समय हुआ करते थे प्रभाकरन, है ना, और इनका मांग था ईलम का और तमिल्स को सम्मान का। ठीक है, इसी में राजीव गांधी को ये कर दिया गया था, जिन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भेजा था। राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मार दिया गया था। चलिए, मेजॉरिटेरियन इन श्रीलंका। देखो, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। पहला तो यही वन वर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, द लीडर्स ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी, है ना। सिन्हला कम्युनिटी का अब देखिए लिखा हुआ है, जो लीडर्स है सिन्हला कम्युनिटी को, वो अपना दबदबा स्थापित करते थे सरकारों पर। क्यों, कैसे? क्योंकि उनकी अधिकता थी, मेजॉरिटी थी देश भर में। अगर हम ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है कि हम अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे, या सरकार जो भी बनेगी उसको हम दबाव दे करके अपने हिसाब से काम करवाएंगे। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हला सुपरमेसी। इस वजह से जो भी सरकार चुन करके आती थी, है ना, वो क्या करती थी, मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अपनाती थी। यानी वो जो सिन्हला सुपरमेसी, चूँकि मेजॉरिटी में श्रीलंका में सिन्हला थे, तो उनके दबदबा को बनाए रखने के लिए, वो बाकियों से श्रेष्ठ हो ये बनाए रखने के लिए उनके लेवल को हर तरह का मेजर्स अपनाती थी कि उन्हीं के लिए सारा चीज़ कानून लाया जाए, है ना, उन्हीं को सबसे ऊपर टॉप नॉच में बैठा के रखा जाए। ठीक है, तो ये मेजॉरिटेरियन पॉलिसी था। 1956 की बात करें, यही जड़ है आपको गुस्सा भड़काने का। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस रिगार्डिंग तमिल। 1956 में देखिए, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल्स को डिसरिगार्ड कर दिया गया, तमिल भाषा को। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस दिया आपको उन पॉलिसीज़ को जो समर्थन करता था सिन्हला एप्लीकेंट्स को। यानी कोई बच्चा अगर सिन्हला लैंग्वेज बोलता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती गवर्नमेंट, ताकि वो यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन डाल सकता था पोजीशन के लिए, या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता था। यानी हर तरीके से सिन्हला भाषा को ही आपको सरकार फेवर कर रही थी, तमिल्स को नहीं। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया श्रीलंका का, जिसके तहत बुद्धिज़्म को स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। यानी स्टेट अब कम एक ऑफिशियल रिलीजन कह लीजिए, ऑफिशियल रिलीजन जो है आपको तय कर दिया गया बुद्धिज़्म के तौर पर। ठीक है, अच्छा, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एक के बाद एक देखिए बच्चा लोग जो आते जा रहा है, समर्थन में जो नियम सरकारें लाते जा रही हैं सिन्हला के समर्थन में, उससे कहीं ना कहीं एलियनेशन यानी दूर होते जाना, श्रीलंकन तमिल्स दूर होते जा रहे हैं। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर वे सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। यानी तमिल्स को, श्रीलंकन तमिल्स को ये महसूस हुआ कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी श्रीलंका में नहीं है जो बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स हैं वो इतने भी सेंसिटिव नहीं हैं जो तमिल्स के लैंग्वेज और उनके कल्चर की रक्षा कर सकें। ठीक है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें महसूस हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़
ने डिनाई कर दिया है उनके पॉलिटिकल राइट्स को, श्रीलंकन तमिल्स के पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई कर दिया है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन द गेटिंग जॉब्स, यानी भेदभाव ला रहे हैं कि कोई भी श्रीलंकन तमिल नौकरी ना पा सके, सरकारी नौकरी, या कोई भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ यानी दूसरे मौके ना मिल सके तमिल्स को। इग्नोर कर दिया गया देयर इंटरेस्ट, उनके कोई जो भी इच्छा थी उनको इग्नोर कर दिया गया। एज ए रिज़ल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। इस वजह से श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हला के बीच में तनाव और बढ़ता गया समय के साथ साथ। ठीक है, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंकन तमिल्स ने लॉन्च किया अपने खुद के पॉलिटिकल पार्टी, संघर्ष किए जिससे कि मान्यता प्राप्त हो जाए तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जैसे सिन्हला को मिला है ना, और रीजनल ऑटोनॉमी मिले। रीजनल ऑटोनॉमी यानी क्षेत्रीय स्वायत्ता, यानी राज्य एक बना दिया जाए, तमिल स्टेट बना दिया जाए जहाँ पे तमिल्स मेजॉरिटी में हो, वहाँ पर कंट्रोल्स तमिल भी सरकार में चुन करके आ सकें, उनके क्षेत्र अलग कर दिए जाएँ। अच्छा, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, और एजुकेशन और जॉब में जॉब के एजुकेशन के मौके और जॉब के जो मौके होते हैं उन्हें प्राप्त करने में समानता का अधिकार उनको मिल सके। तो श्रीलंकन तमिल्स ने भी कोशिश किया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, स्ट्रगल किया, लेकिन बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिमांड। लेकिन उनका जो डिमांड था तमिल्स का कि ऑटोनॉमी दिया जाए, यानी स्वायत्ता दी जाए, यानी थोड़ा स्वतंत्रता दी जाए उनके प्रोविंस, उनके प्रांतों को जहाँ पर तमिल ज़्यादा संख्या में रहते थे श्रीलंका में, बार बार डिनाई कर दिया गया है। नहीं, तो सिन्हला सरकार ने साफ मना कर दिया कि जहाँ पर तमिल्स ज़्यादा रहते हैं श्रीलंका में, नॉर्थ और ईस्ट साइड में, उन जगहों पर ऑटोनॉमी यानी और ज़्यादा उनको डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, स्टेट जैसा, तमिल स्टेट जैसा नहीं बनाया जा सकता। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern part of Sri Lanka। 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट यानी अलग स्टेट बनाया जाए नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। लेकिन हाल वही है कि नहीं का मतलब नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। जो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा था दोनों कम्युनिटी में, इससे कहीं ना कहीं विवाद और बढ़ता जा रहा था, है ना। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर। इसकी वजह से श्रीलंका गृह युद्ध में चला गया। सिन्हला और तमिल्स के बीच में खूब गृह युद्ध हुआ। रिज़ल्ट क्या हुआ? हजारों लोग मारे जाते हैं दोनों तरफ से, है ना। बहुत सारी फैमिलीज़ को देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, या रेफ्यूजी यानी दूसरे देश में, या अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाके रेफ्यूजी शरणार्थी के तौर पर रहना पड़ता है। उनके जो कमाई का जो ज़रिया था चौपट हो गया। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंकाज एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का पढ़े हुए हैं, डेवलपमेंट चैप्टर, तो श्रीलंका का एक्सेलेंट रिकॉर्ड रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ का। भले ही छोटा कंट्री रहा हो, लेकिन उन्होंने समहाउ मैनेज, एक समय में उन्होंने मैनेज किया हुआ था अपने यहाँ के पूरे सिस्टम को। लेकिन सिविल वॉर की वजह से पूरी तरह से श्रीलंका बहुत पीछे चला गया। टेरेबल सेटबैक टू द सोशल, यानी समाज पीछे चला गया, उनका कल्चरली वो पीछे हो गए। इकोनॉमिक लाइफ तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया सिविल वॉर में, क्योंकि पूरा श्रीलंका युद्ध की स्थिति में कूद पड़ा। ठीक है, आइए बेल्जियम का विवाद को कैसे उन बेल्जियम वालों ने शांत किया। देखिए, द बेल्जियन लीडर टुक ए डिफरेंट पाथ। बेल्जियन लीडर्स ने बहुत शांत तरीके से रहते हुए उन लोगों ने अलग तरीका अपनाया ताकि यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इन जो लीडर्स ने रिकॉग्नाइज, समझा कि रीजनल डिफरेंसेस हैं, यानी क्षेत्रीय तौर पर अंतर है डच और फ्रेंच में। डच अलग कम्युनिटी है, फ्रेंच अलग कम्युनिटी है। और साथ में कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी डचों के कल्चर अलग होंगे, है ना, उनकी परंपराएं प्रथाएं अलग होंगी। फ्रेंचों की परंपराएं प्रथाएं अलग होंगी,
है ना। तो दोनों में एक क्षेत्र का भी अंतर है और कल्चर का भी अंतर है। बिटवीन 1970 एंड 1993 द अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। देखो 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम वालों ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, अमेंड किया, सुधार किया, जिससे कि सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, जिससे कि कंट्री में सारे जो स्पीकर्स हैं, डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, वो सारे के सारे एक साथ रह सकें एक जगह पर। द अरेंजमेंट वो दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। अगर हम ये जो बेल्जियन मॉडल है इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही अलग है दुनिया के अन्य देशों से और बहुत ही इनोवेटिव है, यानी बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, समझ लीजिए, नए तरीके का था। ठीक है, कोई खून खराबा नहीं। हियर आर सम द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। देखिए बेल्जियन मॉडल का क्या है जो सबने स्वीकार किया वहाँ के सारे स्पीकर्स ने। पहला 4 था टोटल। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखिएगा, उसमें जो मिनिस्टर्स मंत्रियां होंगे उसमें डच और फ्रेंच स्पीकर के मिनिस्टर इक्वली होंगे। ठीक है, वो इक्वल होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहाँ पर दोनों डच और फ्रेंच स्पीकर दोनों इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ स्पेशल लॉज होंगे वहाँ पे, कुछ ही स्पेशल लॉज होंगे जिनके लिए मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से। ठीक है ना, सम स्पेशल लॉज, कुछ ही स्पेशल लॉज होंगे जिसके लिए ज़रूरत है रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी हर जो लैंग्वेज वाले हैं, डच हो चाहे फ्रेंच हो, है ना, तो उसके लिए कुछ ही कानून होंगे जिसमें उनके लिए मेजॉरिटी उसमें लगेगा और कुछ नहीं। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। यानी कोई भी स्पीकर अकेले कोई भी डिसीज़न मेकिंग नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कोई बिल आया पार्लियामेंट में, है ना, ये तो पता चला कि सिर्फ और सिर्फ डच वाले मेजॉरिटी में तो वहीं वोट कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, या मिनिस्टर्स की तादाद एक सी होगी, दोनों स्पीकर से चुन कर के आएंगे, है ना। तो यूनिलैटरल यानी एक तरफा कोई भी डिसीज़न किसी भी एक कम्युनिटी यानी फ्रेंच हो या डच हो उनके द्वारा नहीं लिया जा सकेगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको डच और फ्रेंच स्पीकर्स के मिनिस्टर जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्टर्स में मिनिस्टर बनेंगे। सेकंड देखिए, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी बहुत सारे पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन्होंने क्या किया, अब स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया। हमारे यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अधिकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग अधिकार हैं। तो ये दोनों रीजन्स में कुछ कुछ पावर बांट दिए गए। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं रह गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी सबऑर्डिनेट यानी अधीन, यानी हर चीज़ के लिए मुंह ताकना, आपको हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहना सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार दे दिए स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे भारत में भी स्टेट लिस्ट है ना। तो दोनों अब अलग अलग अपना काम कर रही है सरकार पूरे दुनिया देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे बेल्जियम को रूल करेगी, लेकिन हर जगह की अपनी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होंगे जो कि डिपेंडेंट नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पर। इसी को सबऑर्डिनेट बोला गया। तीसरा, ब्रसल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल सिटी जो ब्रसल्स है वहाँ पर अलग गवर्नमेंट बनेगी जिसमें दोनों कम्युनिटी, दोनों स्पीकर्स फ्रेंच और डच दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, प्रतिनिधित्व। द फ्रेंच स्पीकर पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ इक्वल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चूँकि कैपिटल सिटी में अगर आप देखा जाए तो जो फ्रेंच हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी, है ना, 80% लगभग थे।
तो उन लोगों ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, कैपिटल सिटी ब्रसल्स में हम 80% है फ्रेंच स्पीकर्स, लेकिन हम डच स्पीकर को भी इक्वली रिप्रेजेंट करने का मौका देंगे। इसलिए क्योंकि डच जो कि पूरे कंट्री भर में मेजॉरिटी में है 59%, वहाँ उन लोगों ने फ्रेंचों को जो कि माइनॉरिटी पूरे कंट्री भर में थे, उनको वहाँ पर इक्वली रिप्रेजेंट का उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये बड़ा बढ़िया है कि दोनों एक दूसरे को सम्मान करते हुए लेके चल रहे हैं। फिर चौथा, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरे स्तर की भी सरकार, तीसरे प्रकार की भी सरकार बनाने का अवधारणा बनाया गया आपको बेल्जियम में। वो क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज community, Dutch, French या German speaking, no matter where they live, this government has the power regarding cultural, educational, language related issue। यानी तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट थी वो था, उसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी अगर हम पूरे बेल्जियम में देखें तो कई जगह पॉकेट्स हैं जहाँ पर मान लो कि फ्रेंच बड़े थोड़े नंबर्स में रहते होंगे पूरे बेल्जियम भर में, ठीक है, और डच आसपास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात है कि मतलब कम छोटे छोटे पॉकेट्स है, वहाँ पर एक छोटे छोटे स्तर का सरकार बना दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो उसी कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए क्या होता कि मान लो कि फ्रेंचों के लिए है कम्युनिटी गवर्नमेंट, अगर किसी पॉकेट में डचों के लिए हुआ पूरे बेल्जियम भर में कहीं, तो वहाँ पे अगर फ्रेंच है कम संख्या में, तो फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव ही इलेक्शन में खड़ा होगा और वोट भी सिर्फ फ्रेंच करेंगे। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ ताकि वो अपने आइडेंटिटीज़ को बचा सके। तो तीनों के लिए, जर्मन, फ्रेंच, डच, तीनों के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये क्या इश्यूज़ देखते थे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दिया गया था, किन इश्यूज़ को देखने के लिए? अपने कल्चर को बचाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए, और लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ उनको बचाने के लिए। चलो, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। आपको लगेगा कि बेल्जियम मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, तुम इधर स्वीकार करो मैं उधर स्वीकार करूं, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना। लोगों को भी लगता है बेल्जियम के कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड सो फार, दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन अरेंजमेंट्स की वजह से मतलब सिविक स्ट्राइक यानी नागरिकों में आपस में झगड़ा नहीं हुआ है, कम्युनिटीज़ आपस में टकराई नहीं, बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, है ना। और सबसे बड़ा खतरा एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, और सबसे बड़ा खतरा जो देश टूटता है भाषा के आधार पर, जैसे बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान, पहले तो बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान था, लेकिन बंगाल अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया। When many countries of Europe came together to form an European Union, है ना, जब बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज़ एक साथ आते हैं यूरोपियन यूनियन बनने के लिए, और एक यूरोपियन ब्रसल्स को चुना जाता है, उसका हेडक्वार्टर देखो ये रहा, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट बेल्जियम, तो बेल्जियम में ही है, आपको ब्रसल्स में है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, ठीक है। अच्छा, what do we learn from these two story of Belgium and श्रीलंका? हमने इस स्टोरी से क्या सीखा बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी से? बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों लोकतांत्रिक हैं, लेकिन येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन दोनों में पावर शेयरिंग किस तरह से हो, ये दोनों में बड़ा अंतर था, ठीक है। बेल्जियम leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो लीडर्स को ये समझ आ गया कि कंट्री का जो यूनिटी है, एकता है, वो तभी संभव है जब सबकी यानी डच, फ्रेंच, जर्मन सबके भावनाओं का सम्मान करें, है ना। जितने भी अलग अलग समुदाय यहाँ रहते हैं बेल्जियम में, सबके इंटरेस्ट को ध्यान दिया जाए, उनके क्षेत्र में जो रहते हैं बेल्जियम में, है ना। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। इस तरह से अगर हम सबके भावनाओं को कद्र करते हुए, समझते हुए अगर काम करते हैं तो हम म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ सकते हैं, यानी एक एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट के थ्रू हम पावर शेयरिंग
पावर शेयर करके हम लोग कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। श्रीलंका के थोड़ा श्रीलंका शो एज कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. लेकिन श्रीलंका के अगर विषय में देखा जाए तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है, थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि वहाँ श्रीलंका में हो क्या रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी चाह रही है कि अपना दबदबा फोर्सफुली माइनॉरिटी पर दबाए रखे, इसकी वजह से और रिफ्यूज़ कर रही है पावर शेयर करने के लिए। इससे उस श्रीलंका के जो अखंडता है यानी यूनिटी है वो आपको खतरे में पड़ जाती है। कैसे? अब समझो, आपका जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं याद होगा पावर शेयर करने का यहाँ मतलब क्या है। जो तमिल्स थे उन्होंने क्या किया था, सेपरेट ईलम की मांग करी थी, तमिल्स को लैंग्वेज को रिकॉग्निशन की मांग की थी, लेकिन रिपीटेडली डिनाई किया गया सिन्हालास के द्वारा। तो इससे हुआ क्या कि श्रीलंका के जो में सिविल वॉर में चला गया, गृह युद्ध की स्थिति में चला गया, और बाद में इसका एक जो होता है ना कि आपको कमज़ोर होता गया कंट्री का यूनिटी। अच्छा, एक ऐसा देखिए, ये एक ऐसा इमेज है जिसमें देखिए दो दो ड्राइवर हैं, मतलब देश क्या चलेगा जब एक जर्मन गवर्नमेंट दो दो ड्राइवर्स साथ चल रहे हैं। चलो, कोएलिशन गवर्नमेंट है इंक्लूड टू मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री नेम क्रिश्चियन। देख रहे हैं दो पार्टी हैं, है ना, कोएलिशन में है, अब दोनों अपने अपने हिसाब से चला रही है, यही तो समस्या है। चलो, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। देखो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, ठीक है, देखते हैं। Thus two different set of reason can be given in favor of power sharing। दो अलग अलग हम लोग कारण बता सकते हैं पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। चलो पहला देखते हैं, पावर शेयरिंग इज़ गुड। पावर शेयरिंग अच्छा है, क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अगर हम देखें तो ये आपको किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, है ना, सोशल ग्रुप जो आपके यहाँ समाज में लोग रहते हैं उनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद होने से बचाता है पावर शेयर कर देने से। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप देखें समाज में किसी तरह का विवाद होता है तो उसकी वजह से दंगे फसाद, फिर राजनीतिक अस्थिरता, सरकार गिर जाना, सरकार के ऊपर दबाव डालना, है ना, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आता है। पावर शेयरिंग इज़ ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हम पावर शेयरिंग कर देते हैं तो वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल ऑर्डर बना रहता है, यानी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सही बना रहता है, क्योंकि जिनका जो डिमांड है वो डिमांड अगर सही है तो वो अगर मान जाए तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई जगह ही नहीं बचता है। फिर वो भी आपको वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे। Imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run, but in long run it undermines the unity of the nation। अगर शुरुआत में देखा जाए तो अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर है, बहुसंख्यक यानी जो ज़्यादा मात्रा में है देश में, अगर वो माइनॉरिटी के ऊपर दबाव बनाते हैं तो शुरू में तो लगता है कि ऐसा संभव है कि मेजॉरिटी के डोमिनेंस में माइनॉरिटी रह लेगा, लेकिन कुछ समय बाद देखिएगा वो देश की यूनिटी अखंड रह जाए, ऐसा नहीं हो पाता। देश की यूनिटी को डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, क्योंकि हम ज़्यादा संख्या में हम दबा लें माइनॉरिटी को, ठीक है, लेकिन वो माइनॉरिटी हमेशा उसकी फीलिंग हमेशा चोट खाते रहेगी, और जब उसको मौका मिलेगा तब वो देश के यूनिटी के अगेंस्ट जाके काम कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेजॉरिटेरियन पॉलिसी ना अपनाई जाए। अच्छा, इधर आइए तो देखिए, इधर ट्रिनी यानी अत्याचार, जो मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट इज़ ऑफन बीइंग रूइन टू मेजॉरिटी एज वेल। मेजॉरिटी का जो अत्याचार है, जो बहुत संख्या वाले हैं कंट्री में, मेजॉरिटी का अत्याचार सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ किया गया ऑपरेसिव नहीं है, यानी जो अत्याचार माइनॉरिटी वो मतलब विरोध स्वरूप ही या उनके खिलाफ काम नहीं होता है, बल्कि मेजॉरिटी खुद को भी बर्बाद कर लेता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मिनॉरिटी खुद को भी ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल, यानी मेजॉरिटी खुद को भी बर्बाद कर लेता है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी को दबाया, माइनॉरिटी कभी रिप्लाई बैक करेगा, ठीक है, उससे क्या होगा
कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस मेजॉरिटी पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो लंबे रन के लिए ठीक नहीं है। तो पहला तो ये था। सेकंड देखिए, देयर इज़ अ सेकंड डीपर रीज़न व्हाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा रीज़न देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों सही है एक डेमोक्रेसी में। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है ना, एक स्पिरिट कह लीजिए, उसका आत्मा प्राण है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect. डेमोक्रेटिक क्या एक डेमोक्रेटिक रूल में एक डेमोक्रेटिक रूल में रूल इन्वॉल्व करता है पावर शेयर को किनके बीच में, जो जिनके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है और जो उनके प्रभाव के अंदर रहते हैं। देखो फिर से पढ़ो। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर। एक डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग मौजूद होता है। किन दो के बीच में पावर शेयर होता है वो देखिए। विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो इसके एक्सरसाइज से अफेक्टेड होते हैं, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और जो इनके प्रभाव के नीचे रहना पड़ता है ना। ए पीपल हैव ए राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। लोगों का ये अधिकार है कि वो उनकी बात सुनी जाए, राइट टू बी कंसल्टेड, है ना। लोगों की बात सुनी जाए कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, उनके ऊपर रूलिंग कैसे की जाए, तो वो अपनी भी बातों को रखना चाहते हैं। चलो, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। तो एक कानूनी तरीका तो ये है लेजिटिमेट, रिटन इन लॉ। कानूनी सरकार, एक जो चुन के आई हुई सरकार है वैसी आनी चाहिए जहाँ पर सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और कुछ भागीदारी होना चाहिए सिस्टम में, जनता का भी, है ना, लोगों का भी, ठीक है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। यानी एक ऐसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट जहाँ पर नागरिक भागीदारी करें और कुछ हिस्सा उनके पास भी सुरक्षित हो। तो क्या है, इसको इस तरह से समझिए कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो वोटिंग क्या है, हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम में, इलेक्शन सिस्टम में हम लोगों ने वोटिंग प्रोसेस को हम लोगों ने अपने पास रखा है। हम वोट करेंगे तब वो चुने जाएंगे, लीडर्स चुने जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि सिटीजन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सिस्टम में, पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं और एक्वायर करते हैं स्टेक यानी भागीदारी सिस्टम का। चलो, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। वाइल प्रूडेंशियल रीज़न, देखो प्रूडेंशियल और सेकंड मोरल, हम लोग बोलते हैं ये पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, मोरल रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन आता है और स्पेशली हॉट वेज हायर ऑर्डर थिंकिंग में ये क्वेश्चन आता है। तो समझने का कोशिश करेंगे। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड सेकंड मोरल। तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकाधीन, तर्कपूर्ण है, विवेकाधीन। तो प्रूडेंशियल रीजंस जो है पावर शेयरिंग का वो क्या है, स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल बिकम बेटर आउटकम्स। यानी अगर हम विवेकाधीन, अगर हम तर्कपूर्ण समझे कि पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीज़न जो ये है कि वो पावर शेयरिंग करने से बहुत अच्छे नतीजे बाहर निकल करके आते हैं, ठीक है। यानी बहुत अच्छे नतीजे का मतलब है कि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना होना और फेडरल स्ट्रक्चर और मजबूत होना, कंट्री और डेमोक्रेटिक होगा। और मोरल रीज़न जो है वो एम्फसाइज करता है द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। यानी जो पावर शेयरिंग जो किया जाता है अन्य ग्रुप्स में, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे प्रेशर ग्रुप हो, मूवमेंट ग्रुप हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है, कंट्री को यूनाइट करने में बहुत आवश्यक होती है। देखिए प्रूडेंशियल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग बिकॉज ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ लॉसेज एंड गेन। यानी तर्कपूर्ण होता है कि इसमें क्या लॉस हो सकता है, क्या गेन हो सकता है, उस आधार पर आपको कैलकुलेशन किया जाता है। तो प्रूडेंशियल रीज़न किसके लिए, पावर शेयरिंग के
ये पावर शेयर किया जाता है किस आधार पर? लॉसेस और गेन्स पर, यानी क्या घाटा या नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसके बाद देखिए, पोटेंशियल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग स्टेट्स दैट इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम। तो बेटर आउटकम कैसे आएगा? देखो, पावर शेयरिंग जो हम लोग करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इससे क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर और मजबूत होता है ना। मतलब हर लेवल पे सरकारें हो तो होता है ना लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो दैट इज़ योर फेडरल स्ट्रक्चर, तो वो मजबूत होता है। मॉरल रीज़न देखिए, moral reason for power sharing is based on moral consideration and it has nothing to do with careful calculation of losses and gains। मॉरल जो होता है नीतिगत है कि जो सही नीति के अनुसार चले, इसमें कोई लॉसेस और गेंस की बात नहीं होती। इसमें होता है जो इसमें है आपका कि द मोरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग स्टेट दैट इट इज़ वैल्यूएबल टू शेयर पावर। लेकिन वैल्यूएबल टू शेयर पावर कैसे? एग्जाम्पल क्या है कि पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच है, लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस ग्रुप, तो भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी प्रेशर ग्रुप हो, किसी में भी अगर हम लोग जब पावर शेयरिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि समाज में एक यूनिटी आता है, समाज में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं आता। तो इसमें देखिए प्रोटेक्चर वाले में है आपका फेडरल स्ट्रक्चर सही होता है, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता है और यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट जन्म नहीं लेता क्योंकि आप पावर शेयरिंग करते हैं। तो मोरल रीज़न यहाँ ये है, ठीक है। ठीक, चलो फिर है हम लोग देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये जो है एक खलील स्ट्रीम है, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया एक देखने को मिलता है। बेरूत की बात है, यहाँ पे एक भाई साहब हैं जिनका नाम खलील है, इनके पेरेंट्स अलग अलग कम्युनिटी, फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और मदर जो है एक सुन्नी मुस्लिम है, दोनों से पैदा हुए हैं ये भाई साहब, है ना। अच्छा, खलील भाई साहब, अच्छा, फादर जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, मदर मुस्लिम, ये बिलोंग करते हैं। दिस वाज नॉट अनकॉमन इन मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, लेबनान से हैं। यहाँ के लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पर ना ये देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग फ्रॉम द मैरोनाइट। यहाँ देखिए जो लेबनान का प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे कैथोलिक क्रिश्चियन होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सुन्नी मुस्लिम से बिलोंग करेंगे, पोस्ट है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो फिक्स कर दिया गया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए, ठीक है ना। स्पीकर जो होंगे वो शिया मुस्लिम होंगे, है ना। और इस तरह से देखिएगा ये कंट्री में एक बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है ना। मतलब सारे धर्मों को, जितने भी सेक्ट हैं उनको मान्यता दी गई है, उनको रिस्पेक्ट दिया गया है लेबनान में। तो प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, खलील स्ट्रीम, ये आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग को देख लेना है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे ही, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का जो अलग अलग प्रकार क्या क्या होगा। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जो हमारा पावर शेयरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन, यानी पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ है किसके विरोध में, कि सिर्फ पॉलिटिकल पावर कुछ ही के पास सुरक्षित ना रहे, यानी ऐसा ना हो नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। क्यों? यानी पॉलिटिकल पावर कुछ ही लोगों के पास क्यों होगा, या कुछ ही क्यों होंगे जो पावर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स द मैन एब्सोल्यूटली, मतलब बहुत से ज़्यादा ताकत अगर किसी को मिल जाएगा तो उसका करप्ट होना तय है। तो इसीलिए जो पावर शेयरिंग करने की बात होती है कि सब में थोड़ा 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 सबको मान्यता दीजिए, सबको कुछ ना कुछ करने दीजिए, पावर शेयर करिए, ठीक है। चलिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा इसका ये बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। चलो, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place। बहुत लंबे समय तक ऐसा विश्वास किया जाता था कि सारी ताकतें सरकार में समाहित कर दिया जाए, है ना,
और सरकार में भी किसी एक में या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे उन्हीं पर और एक ही जगह पर, यानी सरकार बनी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सरकार ही पूरे भारत को रूल करेगी, ठीक है, ऐसे भी रूल करती है। या प्रधानमंत्री में सब फिक्स कर दिया जाए, सब राष्ट्रपति में डाल दिया जाए, या स्टेट में सीएम में डाल दिया जाए, वही पूरे राज्य के मालिक हैं। मालिक तो हैं ही ऐसे, लेकिन वहाँ पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी ना हो, वहाँ पे ग्रुप्स ना हो, पॉलिटिकल लैंग्वेज ग्रुप्स को मान्यता ना दें, है ना। तो हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। वहाँ पे जो पावर का एक्यूमुलेशन ना हो, ठीक है, वो एक समय तक में था ऐसा दिमाग में कि नहीं ठीक है पावर सब एक जगह रख दिया जाए, लेकिन समय के साथ साथ बदलता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एनजीओ आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ग्रुप्स आती हैं, पार्टियां आती हैं, सबको कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाता है। चलो, इट वाज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन टू इन्फोर्स देम। ऐसा महसूस किया जाता था कि अगर मान लो पावर को हम लोग अगर डिसीज़न का जो पावर है ना, वो अगर हम लोग डिस्पर्स कर दें यानी फैला दें तो तुरंत त्वरित डिसीज़न मेकिंग करना और उसे इन्फोर्स कराना, लागू कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई एक के पास सारा पावर होगा तो वो तुरंत डिसीज़न भी लेगा, तुरंत लागू भी करा लेगा। लेकिन अगर हम सबको हम पावर शेयरिंग करते रहें तो हो सकता है कि वहाँ पर डिसीज़न मेकिंग लेने में सबकी सहमति लेने में देर हो और लागू कराने में सब फिर वो भी देरी हो, ठीक है। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो सोचने के तरीके थे ये बदलते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के आने पर। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, कई सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये भी है कि लोग ही हैं जो सोर्स होंगे पॉलिटिकल पावर का, यानी लोगों से चुन के आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, फिर वो कानून बनाते हैं और फिर वो लागू होता है। ये जो पावर पॉलिटिकल पावर होल्ड कर रहे हैं लोग, ये कहाँ से होल्ड कर रहे हैं? अगर वो सत्ता में आते ही नहीं तो होल्ड कैसे करते? तो लोग उनको चुन के भेज कौन रहा है? लोग। तो पीपल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो करके है ना आपका प्रियम्बल में, तो लोगों से ही सारे पॉलिटिकल पावर का सोर्स है, ठीक है। ये एक सिद्धांत है डेमोक्रेसी। चलो, इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। यानी अगर देखा जाए डेमोक्रेसी में तो लोगों का जो शासन होता है वो किसके थ्रू होता है? इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाओं के तहत अपने सेल्फ गवर्नेंस करते हैं, यानी खुद शासन करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। यानी सेल्फ इंस्टीट्यूशंस क्या है? आपका जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर स्पेशली हम बोलेंगे यहाँ पे, लेजिस्लेचर की बात आएगी उसके थ्रू, क्योंकि लेजिस्लेचर में नेता लोग को चुन के भेजते हैं लोग, है ना, फिर वो हमारे बिहाफ पे रूल करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि इनडायरेक्टली हम लोग का शासन है। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छे डेमोक्रेसी में एक अच्छे लोकतांत्रिक सरकार में ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स। हम देखते हैं डाइवर्स का मतलब होता है विविधता। हमारे यहाँ जो विविधता यानी अलग अलग जो समुदाय ग्रुप्स हमारे यहाँ रहती हैं उनका सम्मान किया जाता है। एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी, और जो भी दृष्टिकोण हमारे समाज में हो उनका सम्मान किया जाता है लोकतांत्रिक सरकारों में, ठीक है ना। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल, हमारे यहाँ हर पब्लिक पॉलिसी जो बनाई जाती है, लोगों के लिए कानून बनाया जाता है ना, उसके लिए हर किसी का आवाज़ बहुत ही आवश्यक है। उस हर किसी का मतलब जितनी भी जनता है उनकी आवाज़ें बहुत आवश्यक है, जो हमारे यहाँ कानून लोगों के लिए कानून बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। एवरीवन हैज़ ए वॉइस, सभी के पास आवाज़ है और उसी से पब्लिक पॉलिसी हमारे यहाँ का शेप अप होता है, जो लोगों के लिए कानून बनता है। देयरफॉर इट फॉलो दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। इसीलिए बोला जाता है कि जो पावर शेयरिंग है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाना चाहिए लोगों में। कैसे? इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म। लेट अस
look at some of the most common arrangement that we have और will come across। अगर आधुनिक लोकतंत्र में देखिएगा तो जो पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट किया गया है वो अलग तरीके से किया गया है और उसे ही हम लोग के यहाँ भी और कई देशों में भी हम देखने को मिलता है। कैसे कैसे किया गया है? सबसे पहले देखिए, पावर शेयरिंग जो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पर है ना। पावर शेयरिंग सबसे पहले किया गया है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पे। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, तो एक सीधी जो लेटी हुई लाइन है उस पर ये जो तीनों होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों चेक एंड बैलेंस पे काम करते हैं। तीनों एक ही लेवल पे होती है, कोई भी एक दो को छोड़ के ऊपर नहीं जा सकता, नहीं तो दोनों पकड़ के तीसरे को नीचे बैठा देंगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ध्यान रखना। बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब है एक ही लेवल पे ये तीनों होंगे और तीनों का एक लेवल पे ही रह करके काम करना ज़रूरी है ना। कोई भी एक दूसरे से आगे नहीं जा सकता। चलो, सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस तरह का जो सेपरेशन किया गया जुडिशरी अलग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव अलग, एक ही लाइन पर, ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सके, सब एक लाइन पर बराबर है। ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स, यानी हर एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है। यानी जुडिशरी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करने के लगे तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पकड़ के जुडिशरी को वापस से लाइन पे ले आएंगे। अगर लेजिस्लेचर पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करेगी या अनपार्लियामेंट्री क्या बता करके उसको लाइन पे ले आएगी, है ना। एग्जीक्यूटिव अगर बाहर पड़ जाए तो जुडिशियल लेजिस्लेचर पकड़ के वापस से लाइन पे ले आएंगे। तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। चलो, दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, जो अभी मैंने बताया चेक एंड बैलेंस सिस्टम, यानी चेक करो, रोको और वापस से बैलेंस पे लाओ। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन ए डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। हम लोगों ने क्लास 9 में शायद पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में, कि डेमोक्रेसी में मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तो भी वो उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं किसके प्रति? अपने पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, राज्यों के विधानसभा के प्रति। ध्यान रखिएगा, पावर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, तो हम देखते हैं कि जजेस को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, है ना। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, देखो कैसे गुथा हुआ है। जजेस को अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना। और ये जजेस क्या करते हैं? वो चेक करते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कोई अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक बिहेव तो नहीं हो रहा है, इनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि उनके द्वारा जो लॉज, लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं वो कहीं अनजस्ट लॉ तो नहीं है, अनपार्लियामेंट्री तो नहीं है, नहीं तो फिर उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे, है ना। इस तरह के जो एक दूसरे से जो ये गुथे हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन्हीं को बोला जाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो पहला हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसके तहत ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर में जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेकेंड आइए, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स, है ना। एक गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। Such a general government for the entire country is called the federal government. In India we refer to it as the central or union government. यानी हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, ध्यान रखना, वर्टिकल डिवीजन एक सीधी खड़ी लाइन है 90 डिग्री। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल, लोकल में अर्बन में आइएगा तो म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रूरल में आएगा तो ग्राम पंचायत। तो कहने का मतलब ये जो एक पूरी हायरार्की दिखा रहा है, तो बड़ा छोटा उससे छोटा, है ना।
तो आपको सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं या इंडियन या सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्री। अगर हम प्रोविंशियल प्रांतीय या क्षेत्रीय आधार पर जो गवर्नमेंट देखते हैं उसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। भारत में इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स, भारत में इन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स बोला जाता है। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री, यानी स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया भर में नहीं है, भारत में बोला जाता है और कई देश में बोलते हैं, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, प्रांतीय सरकार। चलो, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली lays down the power of different levels of government. This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. जैसे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर आर नो प्रोविंशियल नो स्टेट गवर्नमेंट, है ना, कई कंट्रीज़ ऐसे भी हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है वहाँ पर। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स, जैसे कि हम लोग के जैसे कई कंट्रीज़ हैं वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पावर को डिसाइड कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर होगा, स्टेट लेवल का ये पावर होगा, अगर आपके यहाँ लोकल गवर्नमेंट तो उसका ये पावर होगा, है ना। बेल्जियम वालों ने तो इसे स्वीकार कर लिया था, स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं होगा, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, लेकिन श्रीलंका में तो इसे रिफ्यूज़ कर दिया। चलो, दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसे ही कहते हैं फेडरल डिवीजन। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही देश में। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, सच एज म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। म्यूनसिपैलिटी और पंचायत जो कि लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, कुछ ही देशों में, भारत में है ना, ये भी तीसरे लेवल की सरकार है जो फेडरल प्रिंसिपल को ही प्रैक्टिस करती है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वी शैल स्टडी एट द सेम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। यानी अगर हम लोग डिवीजन ऑफ पावर को हम लोग देखें हायर और लोअर लेवल पर, तो हम देखते हैं हम वर्टिकल डिवीजन को प्राप्त करते हैं। हायर का मतलब सेंट्रल, लोअर का मतलब अगर आपके यहाँ तीसरी लेवल की सरकार है जिसको कि लोकल गवर्नेंस बोलते हैं, अर्बन में म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, और रूरल में पंचायत, तो ये हम क्या देखते हैं आपको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो पहला था हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तीसरा क्या है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर पावर शेयर ऐसे भी समाज में रहने वाले ग्रुप्स में किया जाना चाहिए जो भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर बने हों ग्रुप्स, ठीक है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। अगर हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखें बेल्जियम में, तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को मान्यता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, कि चलो ठीक है भाई, लोकल जो भी कम संख्या वाले हैं उनके आइडेंटिटी की सुरक्षा के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट डेवलप किया जाए। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके तहत समाज में जो पिछड़ा वर्ग है और महिलाएं हैं उनको विधानसभा या उनके पार्लियामेंट में या शासन करने में यानी अधिकारी बनने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है ना, ठीक है पावर शेयर करने पर। इन लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लास 9 में हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ा है असेंबली में, 84-47 शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट में। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज। देखिए, इस तरह का जो व्यवस्था किया गया है, अभी जो ऊपर पढ़ा ना कि वीकर सेक्शन और वुमेन्स को भी लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो तभी संभव हुआ है जब पावर शेयरिंग इन लोगों में भी की गई। फिर इसके बाद जो यहाँ वाले में देख रहे हैं कि जो व्यवस्था की गई है
आपको जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और इस तरह के स्पेस जो सरकार में दिया गया या एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया, ऐसे डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी है ना, हु अदरवाइज, देख ले एक बार इधर, हु अदरवाइज वुड फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो अपने आप को सरकार से, चुनी हुई सरकार से अपने आप को दूर होता महसूस करते हैं। भाई उनको ही पास लाना है जो पिछड़े हैं, है ना, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ पावर शेयरिंग करिए। तो 84-47 जो बोला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिज़र्व कर दी गई सीट, तो ये क्या किया गया, जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए पावर शेयर कर दिया गया सीट के रूप में कि भाई यहाँ से सिर्फ आप ही लोग चुन के आएंगे, वोट सारे करेंगे। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ए फेयर शेयर इन पावर। इस तरीके से भी आपको जो कम संख्या वाले हैं, माइनॉरिटी समुदाय हैं देश में, उनको एक पावर शेयरिंग के तहत उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। चलो चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे इस तरह के कुछ सामाजिक विविधताओं को किस तरह से एकोमोडेट किया गया, उसको जोड़ा गया। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। यानी हम लोगों ने देखा कि पावर शेयरिंग भी किया जाता है किन किन संस्थाओं में, पॉलिटिकल पार्टी। देश भर में 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी नाम से एक चैप्टर भी है, आपको अभी आगे पढ़ना भी है। तो इतने ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं देश भर में, है ना, 750 से ज़्यादा रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन में। तो इनको कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग किया गया कि आप एक पार्टी बना सकते हैं, खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, इलेक्शन में उतार सकते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होता है ये एक दबाव समूह होता है, जैसे बैंकर्स एसोसिएशन वाले जितने भी हैं, अगर सरकार का कोई कानून ऐसा है जो बैंकर एसोसिएशन के, बैंक के अगेंस्ट हो, इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो ये सारे मिल करके बैंक वाले इकट्ठा हो करके प्रेशर ग्रुप की तरह हड़ताल कर देंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हम लोग के हित के लिए काम किया जाए। वैसे ही बार एसोसिएशन है, डॉक्टर्स एसोसिएशन है, रेलवे मेंस यूनियन कांग्रेस है। तो मतलब आपको सरकार पे दबाव बनाना, चुनाव नहीं लड़ना। या ऐसे मूवमेंट यानी आंदोलनकारी समूह, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी लीकर मूवमेंट दुनिया भर के हैं, है ना, तो चिपको मूवमेंट। तो ऐसे भी आंदोलन समूहों को, आंदोलनकारी समूहों को भी सरकार को मान्यता देना पड़ता है। अच्छा पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर मूवमेंट, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, ठीक है, इनको भी दिया जाना चाहिए, जिस कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। चलो, इंडियन डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। डेमोक्रेसी में सिटीजन के पास ये स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो चुन सकें कि कौन होंगे कंटेंडर पावर के लिए। वेरियस कंटेंडर फॉर पावर यानी ताकत किसके पास जाएगा, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, यहाँ पावर का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, है ना, वो उसके लिए जो कंटेंडर्स होंगे कि कौन कौन होगा पावर के लिए कैंडिडेट, वो आपको जनता तय करती है। इन कंटेम्प्रेरीज, अगर हम वर्तमान स्थिति देखें, democracies this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. यानी अगर हम देखें हम वर्तमान जो डेमोक्रेसीज़ में, यहाँ पर जो कंपटीशन का एक प्रकार है वो सिर्फ वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में चला गया है ना। जो इस तरह के कंपटीशन क्या इंश्योर करता है कि पावर सिर्फ एक के हाथ में सुरक्षित ना रहे, पावर क्या हो वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर हो, जो रिप्रेजेंट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट करती हैं अपनी अलग अलग विचारधाराएं और अपने अपने समाज को दर्शाती हैं। जैसे असम घाना परिषद है तो वह असम की ही समस्या के बारे में बात करेगी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, मराठी है, महाराष्ट्र के बारे में बात करेगी, अकाली दल है तो सिख है, पंजाब रीजन की बात करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी भाजपा है तो पूरे देश भर की बात करेगी, कांग्रेस है तो पूरे देश भर की यूनिटी की बात करेगी। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग विचारधारा, राइटिस्ट आइडियोलॉजी हो, लेफ्टिस्ट हो, क्या होता है ये सभी बताएंगे। तो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी है ना, या
हम इस क्षेत्र से चुन करके आने वाले पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो पावर शेयरिंग किया जाता है, ठीक, तो चुन करके जो सरकार में आई उसने अपने विचारधारा के अनुसार देश में या उस क्षेत्र में जहाँ से चुन के आ रही हैं, जहाँ के लिए चुन के आ रही हैं, वहाँ पर वो रूल करती हैं। तो छोटे में ये समझें कि डेमोक्रेसी में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सारा पावर दे दिया जाए, तुम ही सरकार बनाओ, तुम ही निर्णय करो, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होंगी और वो सारे पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयरिंग होता है। इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज़ करता है, उन्हें इलेक्शन में उतरने का अधिकार देता है, वो पार्टी सरकार बनाती हैं, फिर वो डिसीज़न मेकिंग करती हैं, है ना। तो चलो, सम टाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties from an alliance to contest election form an alliance, हाँ, if their alliance is elected they form a coalition government and thus share power। कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे तो चुनाव अलग अलग भी लड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिल करके अलायंस बन करके इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। जब इनके अलायंस जीत जाता है तो वो फिर कोलिशन बनती है, ठीक है ना, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, संयुक्त सरकार बनती है ना, और फिर वो पावर एक दूसरे में शेयर करते हैं। जैसे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है और बाकी और छोटी छोटी पार्टियां मिल के साथ में चुनाव लड़ते हैं। जैसे यूपीए, इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। तो अलायंस क्या होता है, याद रखिएगा, इलेक्शन के पहले कई पार्टी मिल करके चुनाव लड़ना, अगर जीत गए तो फिर कोलिशन में चलता है, ध्यान रखना। इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेड्समैन। हम लोग डेमोक्रेसी में देखते हैं कि कई ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो बहुत तरह के ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, फार्मर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंटल पावर ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, प्रेशर ग्रुप है ना, इंटरेस्ट ग्रुप है। तो इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होता है कि अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए तो प्रोफेशनली एक जैसे होंगे और ध्यान रखना, ट्रेडर्स हैं तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप होगा प्रोफेशनली, है ना, काम के तरीके, ऑक्यूपेशन इनका देखो। बिजनेसमैन है तो एक इंटरेस्ट ग्रुप होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग इंटरेस्ट ग्रुप होंगे, फार्मर तो सारे किसानों की बात होगी सिर्फ, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं तो मजदूर अपने इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके अपनी एक इंटरेस्ट ग्रुप होगी। इनका क्या होता है कि ये गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं, गवर्नमेंट पावर जो इस्तेमाल करती है उसमें इनका भी शेयर होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कमिटीज़ में यहाँ से हो सकता है कि कुछ चुन के आए हों, या इनके डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में ये किसी तरह से दबाव डालते हों, मान लीजिए हड़ताली कर दिया, आंदोलन कर दिया, है ना, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई कमेटी बनाई गई है उसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो प्रभाव डाल रहा है ना, या किसी तरह से या तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही कर रहे हो ये सारे, तो मतलब किसी न किसी तरह से अपने लोगों के लिए इंटरेस्ट में काम करने के लिए ये सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप को भी सरकार को मान्यता देना पड़ता है। जैसे रेलवे मेंस यूनियन कांग्रेस है, किसी कर्मचारी को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, उसका हाथ कट गया लेकिन सरकार उसकी मदद नहीं कर रही, तो वहाँ पे मेंस यूनियन क्या करेगा रेलवे कि वो मिल करके जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करके उसके लिए क्या बेहतर है उसके लिए वो काम कराएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो ये चीज़ होता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, इन सबको भी मान्यता देना पड़ता है। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे वैसे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और सोशल मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट संभवतः ये चैप्टर हम लग रहा है ख़त्म हो गया है। हियर आर सम एग्जांपल्स, ठीक है, वो आप लोग पढ़ेंगे या क्वेश्चन वगैरह। अच्छा, फेडरलिज्म शुरू हो रहा है, तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। ध्यान रखिएगा, जो पावर शेयरिंग जो चैप्टर है बहुत इजी है, पॉलिटिकल साइंस में तो है ही नहीं कुछ, ये इतना इजी है। एक बार दो बार इसको रीड कर लिया और मेरा वीडियो देख लिया तो अब कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो एक बार इस पूरे चैप्टर को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ज़रूरत नहीं है दुनिया भर का ताम झाम लगा करके अपने इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़िए, लेकिन लाइन बाय लाइन समझ जाइए। जितने भी बॉक्सेस हैं, ग्लॉसरी हैं, चाहे आपको केस दिया हुआ है ना, उन सबको पढ़ लीजिएगा। इमेज के नीचे का डिटेल को पढ़ लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो मेरा चैप्टर इसको पढ़ लीजिए और जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकियों को भी मेरे वीडियोस को रिकमेंड करिए सबके लिए। मतलब ये समाज सेवा के लिए मैं शुरू किया हुआ हूँ कि कोई भी बंदा अगर ज़रूरी होगा तो मैं उसको वीडियो अपना उठा के दे दूँगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ से अगर मान लीजिए कहीं से भी बनता हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो मतलब खुला दरबार है मेरे तरफ से। तो पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट है इस पूरे वीडियो में। देखिए, एंजॉय करिए, दूसरों को भी दीजिए और सपोर्ट करिए मुझे। और मेरा चैनल नागेश श्रीवास्तव पर आकर के आप लोग युवान एडू सर मेरे चैनल का नाम है, उसको आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। और क्या बोलना था मुझे, हाँ बोलना ये था कि क्वेश्चंस जो है उसके लिए साइड बुक्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन एनसीईआरटी ही होगा। मैं एग्ज़ामिनर रहा हूँ सीबीएसई में, इसलिए मैं जानता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ आप एनसीईआरटी ही इस्तेमाल करिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का कोना कोना पढ़ जाइए, तो ही आपका भला होने वाला है। कोई भी साइड बुक के चक्कर में मत जाइएगा, कोई कितना भी समझा ले, क्योंकि याद रखिएगा आरटीआई भी उसी में स्वीकार होगा। एनसीईआरटी का ही आंसर एक्सेप्टेड होता है और किसी भी साइड बुक का आंसर एक्सेप्टेड नहीं होता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में अगर सुधार भी कराना हो तो। ठीक है, तो पढ़िए एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, और क्वेश्चन जो लगाना है साइड बुक के कहीं से भी। ठीक, तो मैं नागेश श्रीवास्तव सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। माता पिता भगवान है, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं। और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, जानवरों से प्रेम करिए। ठीक है, सताइए नहीं उनको। और भारत माता की जय। फिर मुलाकात होगी।